नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली 30 में। आज की तारीख है 21 अगस्त 2020 और हम आज का डेली 30 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश विशेष का आज टर्म होता है। इसमें जो आज टर्म होता है उसमें पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, नगरीकरण या यूपी के किसी टॉपिक को हम लेते हैं। तो आज यूपी के हम टॉपिक को ले रहे हैं और यूपी में आज हम ले रहे हैं कृषि एवं पशुपालन। तो कृषि के प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिनको भी यूपी का कोई भी एग्जाम देना है, आरओ यारो देना है या आगामी कोई एग्जाम देना है, यूपी पीसीएस देना है, अपर सबऑर्डिनेट, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30 और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर नहीं, पहला प्रश्न है जायद की फसलों को बोया जाता है, वो दूसरा प्रश्न था। जायद की फसलों को बोया जाता है, इसमें ऑप्शन जो आपके पास है, तो जायद जो भी फसल है इसमें जायद की फसलें मार्च के आसपास बोई जाती हैं और जून में इनको काटा जाता है। मूंग, उड़द, चना और मक्का, धान, हरा चारा, साग सब्जी, हरी खाद, इस सब को जायद में शामिल किया जाता है ना। और ये जो कार्यक्रम पूरा जायद के लिए चलाया जाता है, वो जायद की फसल के अंतर्गत कृषि उत्पादन वृद्धि के संसाधनों को समुचित एवं सामयिक उपयोग के लिए विकसित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, मार्च के आसपास, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, किसी को आपत्ति हो सकती है कि धान तो खरीफ की फसल है, इसमें भी ऐसा किया जाता है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है खरीफ की फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, खरीफ की फसल अधिक तापमान और आर्द्रता के समय ही बोई जाती है, लेकिन जब ये पकती हैं उस समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और दूसरा है धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शकरकंदी रबी की फसलें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जितनी भी फसलें दी हैं ये रबी की नहीं, ये खरीफ की फसलें हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, केवल ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रबी की फसलों की बुआई के समय अधिकतम तापमान तथा पकते समय गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। रबी की जब बुआई होती है, रबी की बुआई कब होती है? रबी की जो बुआई होती है वो आपको पता होना चाहिए, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। गेहूं रबी की फसल है, गेहूं कब बोई जाती है? अक्टूबर में शुरुआत होती है और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक बोया जाता है। तो उस समय टेम्परेचर कम होता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। यूपी के कंटेंट में इसको आप समझिएगा, उसी में बात कीजिएगा। और रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। दोनों स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो वैसे भी सही हो जाएगा आपका दूसरा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा, वर्षा, तापमान, मानव एवं जल संसाधन के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश को जो कृषि जलवायु क्षेत्र है जिसमें विभाजित किया गया है वो कितने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। वो है 9। उनका आधार यही होता है, मृदा, वर्षा, तापमान, और ये सारी चीजें इसका आधार है। इसमें विंध्य प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी उत्तरी मैदान यानी उत्तर पूर्वी मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, मध्य मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदानी भाग, मध्य पश्चिमी मैदान, पश्चिमी क्षेत्र और भामर एवं तराई क्षेत्र में इसको 9 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कोई दो राय नहीं है, यूपी की जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा संलग्न है कृषि में। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 70.3% लोग कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत हैं। 70.3, 70.3% लोग नहीं कार्यरत हैं। इसमें 59.3, 59.3% लोग कृषि से संबद्ध हैं। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट की बात हो रही है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें असत्य कौन सा है। पहला ऑप्शन आप पढ़िए, ऊसर एवं रेह मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर जिलों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है उसको ढूंग के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, याद कर लीजिए, अलग से प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फेट खनिज की बहुलता पाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जो मिट्टी में फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है, न कि बहुलता पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ की जनपद की जो मिट्टी है उसमें पोटास की कमी पाई जाती है, ये सही है। ये अलग अलग सब स्टेटमेंट है, बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बांगर मिट्टी के क्षेत्र में मिट्टियां परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है। ये सत्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बंजर एवं माट नामक मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और उरई में पाई जाती है। तो बंजर और माट जो मिट्टी है, ये गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा इन क्षेत्रों में पाई जाती है। हमीरपुर, जालौन वाला जो ये विकल्प दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। भोंटा मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। भोंटा मिट्टी जो होती है उसमें मोटे अनाज, नाम से ही आपको लग रहा है भोंटा टाइप की कुछ मोटा मोटा अनाज होगा। और भाड़ मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है, बिल्कुल सही है। ये सब नाम आपने कभी सुना है? तो ए, सी और डी सही है, बी गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा। ये असत्य पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है भोंटा मिट्टी का निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के अपक्षय से होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका क्षेत्र भी वही होगा जहां पर विंध्य क्षेत्र है, वहीं पे ये पाई जाएंगी। और चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पति के अवसादों के मिश्रण से ये मृदा निर्मित होती है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये मिट्टी कुछ लालिमा लिए हुए लाल कलर की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह मिट्टी दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में पाई जाती है। ये इसका बिल्कुल क्षेत्र है, सही है। और इस मिट्टी का निर्माण बालू में लाल सैलों के अपक्षय से हुआ है, ये भी सही है। और लाल मिट्टी में देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न कहीं भी पूछे जाते हैं तो ये जो पदार्थ दिए होते हैं जिसमें पाए जाने वाले खनिज हैं, उन पर आप ध्यान दिया कीजिए। नत्रजन, जीवाश्म, फास्फोरस एवं चूने की मात्रा की बहुलता होती है, ये गलत है। ये सबकी कमी पाई जाती है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। और डी है, इस मिट्टी में गेहूं, चना एवं दालें उगाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। राकड़ या काकर भी बोलते हैं, राकर भी बोलते हैं या राकड़ भी बोलते हैं। राकड़ या राकर मिट्टी, ड़ा की जगह रा आ गया, वही जो आपने हिंदी में पढ़ा है वही है। मिट्टी लाल भूरे रंग की दानेदार मिट्टी होती है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि यह मिट्टी सामान्यतः मैदानी भागों में पाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी पर्वतीय और पठारी भागों में पाई जाती है। लाल भूरे रंग की मिट्टी और दानेदार है। दानेदार मिट्टी कहां पाई जाएगी? जहां पे पर्वत, पठार, कठोर चट्टाने होंगी। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़वा या परवा मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में ये हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जो जिले हैं, ऊपरी वाले हिस्से यमुना नदी के किनारे वाले, तो वहां पर पाई जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, हर जगह पाई जाती है। ये लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी होती है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बलुई दोमट होती है और इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है भाड़ या माट मिट्टी काली मिट्टी रेगुर के समान चिकनी होती है। जैसे काली मिट्टी है उसी का ये नाम है, तो ये बिल्कुल सही है, उसी के लगभग समान विशेषताओं वाली होती है। और भाड़ मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन काली मिट्टी की तरह ये उपयुक्त नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है वहां पर ये पाई जाती है, खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होती है। गोंद या भाड़ के समान इसको चिपचिपापन वाली मिट्टी के रूप में आप पा सकते हैं, जान सकते हैं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोटा मिट्टी विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत टूटे फूटे प्रस्तुतों के रूप में पाई जाती है। तो भोटा मिट्टी बिल्कुल सही है, विंध्यन क्षेत्र में पाई जाती है, अभी भी स्टेटमेंट एक आया था। और दूसरा है, इस मिट्टी में चाय की खेती की जाती है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इस मिट्टी में चाय की खेती नहीं, भोटा में अभी भी हमने पढ़ा था मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। देखिए, जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो आपके तैयार हैं, जो प्रश्न नहीं पूछे गए या पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा गलत है, इसमें मोटे अनाज होते हैं, चाय कहाँ होगी इसमें? ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में जो दक्षिणी पठार पाया जाता है वो बघेलखंड या बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये प्री कैम्बियन युग की चट्टानों का यहाँ पर बाहुल्य पाया जाता है। और यहाँ मिट्टियों का जो नाम है उसको बुंदेलखंडीय मिट्टी के नाम से या बघलखंडीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है खादर मिट्टी में बांगर की अपेक्षा कम जल शक्ति धारण करने की क्षमता होती है। पहला स्टेटमेंट गलत है। जो खादर मिट्टी या कछारी मिट्टी है या नूतन काप जिसे कहते हैं, ये हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त मिट्टी महीन कणों वाली होती है और इसमें बांगर की अपेक्षा अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। यहां पर दिया है कम, जब ये छिद्र वाली होगी,
छिद्रयुक्त महीन कणों वाली होगी, तो इसमें ज्यादा जल धारण करने की क्षमता होगी। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा दिया है कि गंगा यमुना या उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लेस्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को पाट कहा जाता है। तो ये जो टीले दिए होते हैं इनको पाट नहीं कहा जाता है ना। गंगा यमुना की जो सहायक नदी है, बाढ़ क्षेत्र वाले मैदान है, प्लेस्टोसीन युग की निर्मित बलुई मिट्टी है, इनको जो नाम दिया जाता है वो नाम भूड दिया जाता है। तो दूसरा गलत है, पहला भी गलत होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोमट, बलुई दोमट, मटियार दोमट या मूल आदि को बांगर मिट्टी कहा जाता है। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। दोमट, बलुई दोमट, मटियार दोमट या मूल, ये सब जो मिट्टी है उन सबको बांगर मिट्टी, यानी बांगर मिट्टी में ये सब आती है। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। तो खादर ये बहुत उपजाऊ होती है, उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान में जलोढ़ एवं कांप की मिट्टी का विस्तार मिलता है, वो खादर मिट्टी ही है। तो दूसरा सही है, पहला भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम कांप मिट्टी क्षेत्रों को खादर कहते हैं। तो प्राचीनतम जो कांप मिट्टी क्षेत्र है उनको खादर नहीं, उनको बांगर कहते हैं। तो पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है, बांगर मिट्टी उन मैदानी भागों में पाई जाती है जो ऊंचे हैं तथा वहां नदियों की बाढ़ जो है, नदियों के बाढ़ का जो पानी है वो नहीं पहुंच पाता है, नदियों की जो बाढ़ है वो वहां तक प्रवेश नहीं कर पाती है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बांगर मिट्टी मैदानी भाग में है, ये भी बात सही है, और वहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। अगर बाढ़ का पानी पहुंच जाए तो वो खादर हो जाए। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला तो गलत हुई था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियां किस प्रकार की हैं? तो ये जलोढ़ या कांप मिट्टियां यहाँ पर पाई जाती हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सरल सा ये प्रश्न है। और बांगर मिट्टी पुरातन कांप होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुरातन जब हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बांगर। जो नवीन होती है तो वो नूतन कांप होती है, जलोढ़ या कांप दोनों साथ में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, मृदा मिट्टी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है। कोई शक? बिल्कुल सही है, परिभाषा ही लिखी हुई है। और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा तुलनात्मक दृष्टि से आर्द्र है। तुलनात्मक दृष्टि से ये आर्द्र है, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये शुष्क मृदा पाई जाती है यूपी में। ठीक है, तो दूसरा गलत है। यूपी के बारे में मृदा पढ़ रहे हैं, इतना सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो इसमें कुछ नहीं, पशुपालन भी पढ़ेंगे तो कर लेंगे। तो पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी आपकी वीक है, तो आप ज्वाइन करिए आरओ हिंदी का क्रैश कोर्स। अगर आप अच्छे से एग्जाम देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करके जाना चाहते हैं, जैसे बीओ में मार्जिन पे रह गए या आपका 1-2-4 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, तो आप आरओ का जीएस का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 6307281212 पर। इस पे जानकारी दे दी जाएगी। आप हमारा आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप ज्वाइन कर लीजिए, मतलब इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको लॉगिन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए इस ऐप को, और इसमें फिर जो कोर्स आपको लेना हो आप वहां से भी ले सकते हैं। चलिए आगे के करंट के क्वेश्चनों को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो करंट का प्रश्न है। 21 अगस्त को, आज करंट के प्रश्न एक ज्यादा हो गया है, 21 अगस्त को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अगस्त को विश्व स्तर पर वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है, सीनियर सिटीजन का दिवस है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, उनकी सहायता करना, और इस दिवस के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो सामाजिक स्थितियां हैं, उनसे अवगत कराया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। 19 अगस्त 1988 को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको शुरू किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन का मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, है ना, सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी इनिशिएटिव लॉन्च करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल सही है पहला। और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल को सर्वप्रथम भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका प्रस्ताव जापान के द्वारा रखा गया था। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, करंट अफेयर भी ये बहुत आसान नहीं पूछा जा रहा है, तैयार रखिए इसको। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप डेली 30 देख रहे हैं। आप मुस्कुराइए कि डेली 30 देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की? इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन, पौष्टिक कितना होगा ये तो मुझे नहीं पता है, और स्वस्थ भी होगा ये भी मुझे नहीं पता कैसा रहता है, सब जानते हैं, लेकिन 8 रुपये में मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण देवला शैली में किया गया है। तो देवला शैली ये लिंगराज मंदिर के निर्माण के लिए प्रयुक्त, पहला बिल्कुल सही है।
और इस शैली में 7 प्रमुख घटक होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें 4 प्रमुख घटक होते हैं। पहला घटक ग्रह, जो गर्भगृह होती है उसकी संरचना है। दूसरा सभा कक्ष, गर्भगृह जो सबसे मतलब समझ सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है मंदिर में, और सभा कक्ष जिसको जगमोहन कहते हैं, गर्भगृह को विमान कहते हैं, नाट्य मंदिर जिसको उत्सव कक्ष कहते हैं, और एक होता है भोग मंडप, प्रसाद कक्ष होता है। तो ये 4 होते हैं, दूसरा गलत है, 7 नहीं होते हैं। और विमान की ऊंचाई इसमें सर्वाधिक होती है। गर्भगृह जो होता है उसी जहां पे पूरा वो निकला होता है ना, जिसपे झंडा लगता है ऊपर, ऐसे पूरा निकला होता है, तो ये जो गर्भगृह यही होता है। गर्भगृह के ऊपर ही यहीं पर गर्भगृह होता है, ठीक है, इसी के ऊपर मंदिर का ये संरचना बनी होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर का सौंदर्यीकरण कराए जाने की घोषणा की गई है, इसीलिए प्रश्न बना है, बिल्कुल सही है। और इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमाएं भी हैं। इस मंदिर में जो भगवान शिव हैं, इनको ये समर्पित है, शिव की प्रतिमा है, लेकिन साथ में इसमें आपको ध्यान में रखना है कि विष्णु की भी प्रतिमाएं हैं। तो शिव जी की प्रतिमा तो है ही है, विष्णु की भी प्रतिमा है, दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेनियम अलायंस क्या है? मिलेनियम अलायंस, मिलेनियम अलायंस एक नवाचार संचालित और प्रभाव केंद्रित पहल है जो वैश्विक विकास समाधानों को संबोधित करती है। परीक्षण और पैमाने पर भारतीय नवाचारों की पहचान करने के लिए एक सहयोगपूर्ण संसाधन का लाभ उठाती है, ठीक है। तो सहयोगपूर्ण संसाधन का ये लाभ उठाती है प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको USAID, पहले भी प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं वो, साथ में DFID, ये यूनाइटेड किंगडम का है, अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग, फेसबुक और मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत इसको शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हमास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामिक राजनीतिक संगठन और आतंकवादी समूह है, बिल्कुल सही है। इस संगठन की स्थापना 1987 में हुई थी। यह आत्मघाती बम विस्फोट और रॉकेट हमलों के माध्यम से अमेरिका के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अमेरिका के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़े हुए हैं, ये इजराइल के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है। तो पहला इसमें जो बात है कि बम विस्फोट और रॉकेट हमला, ठीक है, लेकिन ये इजराइल नहीं, ये अमेरिका के विरुद्ध दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया, ये इजराइल के विरुद्ध है, तो यही गलत है, यही सी इसका उत्तर हो जाएगा। और ये फिलिस्तीनी प्रशासन के पृथक स्वतंत्र रूप से गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय विमान प्राधिकरण के किस हवाई अड्डे को PPP, सार्वजनिक निजी भागीदारी के योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने की मंजूरी दी गई है? तो ये जयपुर हवाई अड्डा है, गुवाहाटी है और तिरुवनंतपुरम, ये तीनों हवाई अड्डे पट्टे पर दिए जाएंगे। ये कुछ ज्यादा ही प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, देखिए आगे क्या होता है। और इन तीनों हवाई अड्डों को 50 वर्ष के लिए किसको दिया जा रहा है? अबानी और अंडानी दोनों को दिया जाता है, तो ये अडानी को दिया गया है। अंडानी, अंबानी से अंडानी हो जाता है, ये अडानी, सॉरी ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि श्रम मंत्रालय के किस संगठन के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया गया? तो श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के लिए अभी लोगो नया लॉन्च हुआ है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार है, उन्होंने लॉन्च किया है। और श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो श्रम सांख्यिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण में शामिल है। और ये जो लोगो है, ये सांख्यिकीय प्रकृति और सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता के अपने 3 लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न है, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी प्रदर्शित की है? अब आपको अगर ये पता होगा शहीद कासिम सुलेमानी का संबंध किससे है, तो आप ये जान जाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। तो ये जो है, ये ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने किया है। और ये जो मार करती है सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी जो रेंज है, ये 1400 किलोमीटर है। दूसरे देश की मिसाइल है, रेंज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1400 किलोमीटर है। और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की मांग के बीच इसने ये जारी कर दिया है। 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली शहीद अबू महदी नामक एक क्रूज मिसाइल था, उसका भी इसने प्रदर्शन किया है। और कुर्द फोर्स जो ईरान की थी, उसमें सुलेमानी और इराकी कमांडर अबू महदी ये अमेरिकी हमले में मारे गए थे, याद होगा आपको ये, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, उसी के नाम पर रखा गया है। अंतिम प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका
पहला स्टेटमेंट है गंगा टाउन की श्रेणी में वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर है। बिल्कुल सही है, गंगा टाउन की श्रेणी में इसी को मिला है। छावनी की श्रेणी में जालंधर शीर्ष रैंक पर आता है, ये भी सही है। राजधानियों की श्रेणी में लिखा है जयपुर सबसे स्वच्छ है, लेकिन राजधानियों की श्रेणी में नई दिल्ली सबसे स्वच्छ आया है, न्यू दिल्ली। तो ये सी वाला गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। और अगला है सर्वेक्षण में इस वर्ष 28 दिनों में 4242 शहर, 62 छावनी बोर्ड और 97 गंगा शहर शामिल हुए, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद रखिएगा। कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा। कल मैं आपसे नहीं मिल पाया था, इसके लिए सॉरी, कुछ मेरी व्यक्तिगत समस्याएं थी। और कल फिर हम मिलेंगे ऐसी आशा करते हैं, लेकिन कब क्या समस्या आ जाए। कोई कुछ देख कर नहीं आया है। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जिससे कि आपको कोई ऐसी चीज प्रभावित ना कर पाए जो आपके सिलेक्शन में बाधा पहुंचाए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।